आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप यह वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस दस्तावेज की अपोस्टिल प्रक्रिया को जल्द और आसानी से पूरा करने के सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप वीज़ा कॉपी की अपोस्टिल प्रक्रिया जल्द करना चाहते हैं, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज मानते हैं, तो इसकी कुल लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का टर्न अराउंड टाइम क्या है? टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको इन सटीक कदमों का पालन करना होगा। सबसे पहले ध्यान दें कि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज माने गए दस्तावेज, जैसे वीज़ा कॉपी, आप हमें ईमेल या फैक्स के जरिए नहीं भेज सकते। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद है, जिसे हम जल्द बताएंगे। आपको मूल वेट इंक साइन की गई प्रमाणित हल्फनामा डाक से भेजनी होगी या यहाँ जमा करनी होगी। इसके साथ वीजा की फोटोकॉपी हमारे ऑस्टिन टेक्सास स्थित मुख्य कार्यालय भेजें। सभी दस्तावेजों पर वेटिंग साइन होना अनिवार्य है और टेक्सास नोटरी से ही नोटराइज कराएं। किसी अन्य राज्य या देश की नोटरी स्वीकार्य नहीं होगी। आपको टेक्सास नोटरी का ही उपयोग करना होगा। फिर किसी वकील या नोटरी को आपके गैर दर्ज दस्तावेज पर यहाँ दिखाया गया स्वीकृति पाठ अनिवार्य रूप से जोड़ना या संलग्न करना होगा। किसी भी वीजा पर, और यह स्पष्ट रूप से एक अमेरिकी वीजा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीजा कौन सा है। जैसा कि हम यहाँ बताते हैं, ये किसी भी देश का कोई भी वीज़ा हो सकता है और आपको इसकी रंगीन फ़ोटोकॉपी बनानी होगी और आप कोई भी वीज़ा प्राप्त नहीं कर सकते अपोस्टिल्स। आप केवल एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं, वीज़ा की एक फ़ोटोकॉपी जिसमें डेविड की प्रमाणित प्रति संलग्न हो, जिस पर आप हस्ताक्षर करेंगे, जिसे मैं आपको समझाऊँगा और दिखाऊँगा। यही एकमात्र चीज़ है जो आप अमेरिका में कानूनी रूप से अपोस्टिल्स के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको इस पाठ को लेना है। डेविड की प्रमाणित प्रति। इसे कॉपी करें और वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि बस इस पीडीएफ पर क्लिक करें और जो चीज़ें मैंने दिखाई और हाइलाइट की हैं, आप उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। फिर प्रिंट किए गए पीडीएफ यानी प्रमाणित शपथ पत्र को भरें, टेक्सास नोटरी के सामने हस्ताक्षर करें और वीज़ा की रंगीन फोटोकॉपी के साथ पेपर क्लिप से जोड़ दें। यही वह चीज़ है जिसे आप हमें मेल करेंगे या यहाँ छोड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नोटरी अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। ऐसा अक्सर होता है और इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे क्योंकि आपको हमें दूसरी बार भुगतान करना पड़ेगा। अगर ये नोटरी की गलती के कारण अस्वीकार हो जाता है, जो कि दस्तावेज़ों के नोटराइज़ ना होने का सबसे बड़ा कारण है। सो जैसा कि हम यहीं पर बताते हैं, वीज़ा धारक का नाम प्रिंट करें, ठीक है? आपको अपना नाम ठीक उसी तरह यहाँ प्रिंट करना है जैसा आपके वीज़ा पर है। तो अगर आपके वीज़ा पर, जिसमें आपका पूरा कानूनी नाम पहला, मध्य और अंतिम होना चाहिए, आपको उसे बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है जैसा आपके वीज़ा पर है और फिर ठीक यहाँ। यही वह जगह है जहाँ नोटरी आपका नाम प्रिंट करेगा। ध्यान रखें, यही वह जगह है जहाँ वे गलती करते हैं। उन्हें आपका नाम बिल्कुल वैसे ही प्रिंट करना है जैसा आपके वीज़ा पर है और जैसा आपने यहाँ लिखा है, ठीक है? नोटरी हमेशा यही करते हैं, वे वहाँ अपना नाम प्रिंट कर देते हैं। भले ही वहाँ लिखा है, वीज़ा धारक का नाम प्रिंट करें, वे उसे पढ़ते नहीं हैं। वे ध्यान नहीं दे रहे होते। सुनिश्चित करें कि जब वे ऐसा करें तो वे वहाँ आपका नाम प्रिंट करें, आपका पूरा कानूनी नाम जो वीज़ा पर है, और फिर वे ठीक यहाँ साइन करेंगे और आपको वीज़ा धारक के रूप में ठीक यहाँ साइन करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप टेक्सास ई-नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन नोटरी, वर्चुअल नोटरी या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है, अपने दस्तावेज़ को नोटराइज़ कराने के लिए, ज़ूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अगर आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में आप हमारे संपर्क करें पेज पर अपना इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन और नोटराइज्ड दस्तावेज अपलोड कर भेज सकते हैं, जिससे आपको कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पहुँचने के लिए आप इन 3 तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आप उस पे क्लिक कर सकते हैं या आप ठीक वहाँ क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए बटन से हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पर जाएं, इसे ऑनलाइन पूरा भरें और प्रिंट करके प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस रिटर्न लेबल के साथ हमारे पते पर मेल या ड्रॉप ऑफ करें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या जिसे भी आप चाहें वापस भेज सकें। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विकल्प चुनते हैं तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ मेल नहीं करना होगा, आपको हमारे पास कुछ भी ड्रॉप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस हमारे संपर्क पेज पर 3 दस्तावेज अपलोड करने हैं। तो पहला दस्तावेज निश्चित रूप से ई नोटराइजेशन वीज़ा की कॉपी है। दूसरा दस्तावेज आपके प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की पीडीएफ है। और तीसरा दस्तावेज हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज की पीडीएफ है। जब आप ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं तो हार्ड कॉपी निकालने के बजाय अपने कंप्यूटर के प्रिंटर विकल्पों में जाएं। वहां ड्रॉप डाउन मेनू में सेव एज पीडीएफ विकल्प चुनें। यह आपके पेज को एक पीडीएफ के रूप में सेव कर देगा। फिर आप उसे सेव करें और हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर दें। और ऐसा करने से आपको कहीं भी ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उड़ान भरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं है।
आप ये दुनिया के किसी भी देश से कर सकते हैं, चाहे वह चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, दक्षिण अमेरिका हो, मध्य अमेरिका हो या यूरोप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यह अपने घर से कर सकते हैं। बहुत आसान है। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊँगा कि आप दस्तावेज़ कैसे भेजेंगे और हम आपके पास दस्तावेज़ कैसे वापस भेजेंगे। तो भेजने और वापस भेजने की प्रक्रिया, शिपिंग लेबल कैसे बनाना है और आपको क्या करना है, मैं सब समझाऊँगा। तो ये निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज़, अपोस्टिल या तीनों ही प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, नॉन हेग देश के लिए आपको दस्तावेज़ वैधीकरण या अटेस्टेशन प्रक्रिया अपनानी होगी। अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज़ है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो इसे टेक्सास राज्य स्तर, फिर यूएस विदेश विभाग और फिर संबंधित दूतावास से करवाना होगा। यही तीसरा चरण है। मैं आपको ये सब समझाऊंगा कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल दो तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, या ओवरनाइट भेजें या दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों पर दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन में हैं तो दस्तावेज खुद दे सकते हैं। फिर से यह प्रक्रिया नहीं बताता, जिसे हम तीसरे चरण में समझाते हैं। ये प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता। मेल करना या खुद जमा करना, ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस से तुरंत अपोस्टिल प्राप्त नहीं कर सकते। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या विदेशी वाणिज्य दूतावासों में ही होता है। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने D.C ऑफिस में करते हैं। D.C में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विश्व के विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। संयुक्त राज्य डाक सेवा का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे अरबों डॉलर का नुकसान उठाते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं। हमें दस्तावेज मेल न करें और न ही वापसी की मांग करें, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग अक्सर खराब होती है। हम फेडेक्स उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फेडेक्स या यूपीएस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूरोप, दक्षिण या मध्य अमेरिका में डीएचएल काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे विश्वसनीय और जिसे हम सलाह देते हैं और जिससे हम हर दिन शिपिंग करते हैं, वही है। हम हर दिन हज़ारों दस्तावेज भेजते हैं और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं। अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचे, और वह है फेडेक्स। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज सुरक्षित रहें, तो वे सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। अमेरिका में दस्तावेजों के लिए ये सबसे भरोसेमंद और सबसे सस्ते विकल्प हैं से दूर। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम वॉशिंगटन डीसी तक शिपिंग करते हैं। हमारा कार्यालय ऑस्टिन टेक्सास में है और हम पूरे देश में सेवाएं देते हैं। अटलांटिक महासागर से होते हुए वॉशिंगटन D.C तक। हमें अपने डीसी कार्यालय में फेडेक्स से 2 दिन में दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट का खर्च आता है। कार्यालय, अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें तो भी समय वही रहता है। इसकी कीमत $40 से भी ज्यादा है। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो ये $20 से भी ज्यादा है, लगभग $23। ये दोगुने से भी ज्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में फेडेक्स काफ़ी सस्ता है। अगर आप इसे रात भर या 2 दिन के भीतर जल्दी भेजना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, ये सिर्फ फेडेक्स वन विकल्प चुनने पर होता है। कला, हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो, वे इसे देखने वाले हैं। मैं इसे समझाने वाला हूँ। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको उस प्रक्रिया से गुजारेगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं करते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि आप fedex.com या यूपीएस.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी हों, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। फिर उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, या आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके हमें ईमेल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक पीडीएफ फाइल होती है जो आपको भेजनी है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट, जीआईएफ, जेपेग या किसी भी फॉर्मेट में नहीं। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं। और आप इन लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको दिखेगा। वे आपको एक वीडियो दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट्स के जरिए समझाएंगे कि आपको ये कैसे करना है, चाहे आप कहीं भी हों। ठीक है। और अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे हैं तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स रसीद बनानी होती है, जो आपको करनी पड़ती है। आप इनमें से इन लिंक पे क्लिक करें, ये वाला फेडेक्स के लिए और ये वाला यूपीएस के लिए। हमारे पास आपके लिए पहले से बना हुआ एक टेम्पलेट है, बस इसे भरें और फिर अपना नाम और तारीख लिखकर डाल दें। बस इतना ही, यह आपके लिए तैयार है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हम इसे करवा लेते हैं ताकि आप तैयार रहें। अगर आप अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग कर रहे हैं किसी दूसरे देश में, उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं। पर फेडेक्स के लिए उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती। मगर दुनिया के अन्य देशों में कस्टम्स तक पहुंचने के लिए आपके पास ये होना बेहद ज़रूरी हो जाता है।
और फिर एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं फिर से दोहराता हूँ, आप हमारा नाम, फ़ोन नंबर या पता शिपिंग पर कहीं भी नहीं डाल सकते। जब हम इसे वापस भेजते हैं, तो वह शिपिंग आपके लिए है। हमने आपके दस्तावेज़ का एपोस्टिल कर दिया है, तो अब क्या आप इसे अपने पास किसी लॉ फ़र्म, दूसरे देश या किसी मित्र, परिवार, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को भेजना चाहते हैं? आप इसे जहाँ भी भिजवाना चाहते हैं, आप खुद एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। ठीक है? आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें वाक़ई उसका बिल आता है, सैकड़ों डॉलर। वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। अगर आपने उस पर हमारा नाम डाल दिया, तो हम आपके दस्तावेज़ वापस नहीं भेजेंगे। इसे ऐसे समझें जैसे आप लिफ़ाफ़े के कोने पर पता लिख रहे हों। आप प्रेषक का पता डालते हैं, मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वह गलत है और पोस्ट ऑफिस उसे डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वे क्या है। आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी या किसी बिज़नेस का पता डाल सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। हमारी जानकारी वहाँ ना डालें। अपनी जानकारी भरें। अक्सर लोग दोनों जगह अपना ही पता डाल देते हैं, जैसे कि आप इसे खुद को भेज रहे हों। अगर इसे यूरोप भेजना है और आपके दोस्त या परिवार अमेरिका में हैं, तो आप उनका पता दे सकते हैं। अगर आपकी डाक वापस आती है, तो उन्हें भेजने के लिए एक पता चाहिए। कस्टम्स के मामले में भी शुल्क न चुकाने पर बिल भेजने के लिए उनके पास किसी का पता होना ज़रूरी है। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत ही आसान है और फिर से इन दोनों में आप इस पे क्लिक करेंगे, हम बताएँगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन ये करते समय पहुंचेंगे, तो वे पूछेंगे कि इसे कहाँ से भेजा जा रहा है। आप वहां हमारा पता या फोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत ही आसान है। लोग रोज ये करते हैं और कहते हैं ये मुमकिन नहीं, पर आप कर सकते हैं, बस तरीका सही नहीं है। बस हमारे निर्देशों का पालन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर न जाएं, क्योंकि अक्सर उन्हें खुद जानकारी नहीं होती। आप इसे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। ये हमारे लिए हर रोज दुनिया के हर देश में किया जाता है। आप हमारे पते के बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि फिर से आप लेबल ऑनलाइन बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। इसीलिए आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हमें ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता बिल्कुल ना डालें। ये ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे शिप नहीं करेंगे और ना ही वापस भेजेंगे। हम आपसे संपर्क करके नया शिपिंग लेबल माँगेंगे। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता और फ़ोन नंबर डाल दिया, तो हमारी जानकारी वहाँ नहीं होनी चाहिए। ख़ासकर अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी में हैं, तो इससे देरी हो सकती है और नया लेबल भेजने में कई दिन लग सकते हैं। मैं आपसे संपर्क कर रहा था, तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो बस हमें फिर से दें। आप हमें दस्तावेज़ छोड़ सकते हैं। फिर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल भी दें और हम उन्हें आपको वापस भेज देंगे। तो आप इन्हें खुद यहाँ छोड़ जाते हैं। आप डाक से नहीं भेजते, बल्कि स्वयं आते हैं, पर चाहते हैं कि हम इन्हें वापस डाक से भेज दें। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे ऑस्टिन लोकेशन पर आते हैं, तो अपने दस्तावेज़ छोड़ देते हैं। उसी दिन, अगले या 2 दिन बाद, जैसा स्टेप 3 में बताया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट या एम्बेसी, तो हम आपको वापस भेज देंगे। यही है, जैसा कि ये सोचता है। ये है स्टेप 3। मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा करने वाले हैं और हमारी टर्न अराउंड टाइम्स जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार हैं, तो कैसे? अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा करने वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये करना होगा, आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा, जो आप ऑनलाइन भरते हैं, जिसे आप यहाँ नीचे क्लिक करके निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे और यही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जो बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी हैं। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें डाक से भेजने वाले हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से जमा करने आ रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने आ रहे हैं, तो ध्यान दें कि यही एकमात्र स्थान है, न कि ह्यूस्टन या डलास।
सिर्फ हमारे ऑस्टिन ऑफिस में ही आप अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनेस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। और अब मैं आपको हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट के पास दाखिल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार, प्रमुख सरकारी छुट्टियों को छोड़कर। जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस खुला हो, वे छुट्टियों के अलावा भी बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्सगिविंग से पहले वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं। ये सरकारी छुट्टी नहीं है, पर वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं। क्रिसमस के लिए भी वे 3 दिन बंद रहेंगे, वे पहले ही बता चुके हैं, क्रिसमस ईव से 1 दिन पहले। क्रिसमस ईव अवकाश नहीं है, उनके बंद होने पर हम आपके दस्तावेज़ जमा नहीं कर सकते। टर्न अराउंड समय का ध्यान रखें, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कार्यालय बंद होने पर कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज़ दाखिल नहीं कर पाएगी। मैं बस ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सीएसटी तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि उन्हें टेक्सास राज्य के साथ दाखिल कर देंगे। फिर उनके टर्न अराउंड समय के अनुसार वे बदलते रहते हैं। हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि वे इन्हें कितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए हम इसे हर महीने बदलते हैं और ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप यह वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है, उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर यहीं लिखा है, वही वर्तमान में सचिवालय के लिए टर्न अराउंड समय होगा और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सचिवालय को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं और मैं समझाने जा रहा हूं कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है? तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागज़ात डाक या ड्रॉप ऑफ के ज़रिए दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज़ दाखिल कर देंगे। फिर ये संभव है, लेकिन निश्चित नहीं है। सचिवालय उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर सकता है, तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज़ को उस दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन इसे दाखिल करेंगे और वे संभवतः उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं और हम उसी दिन आपको वापस डाक से भेज देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे प्रस्तुत कर देने के बाद उन्हें आपको जारी करने की प्रक्रिया में 2 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट्टो नफ समय से पहले या उस समय तक मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन इसे दाखिल कर देते हैं। सचिवालय इसे आगे बढ़ाएगा। या तो वे आपके दस्तावेज़ों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देंगे, जो कि 0 दिन है। या फिर अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको डाक से वापस भेज दिया जाएगा। ये सबसे अच्छा मामला है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है? दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर बाद मिलता है सेंट्रल टाइम के अनुसार, तो अगर आप हमें डाक से भेजते हैं या हमारे कार्यालय में छोड़ जाते हैं और हमारे लोग 5 बजे से पहले उससे प्राप्त करते हैं। अगर आप सोमवार को दस्तावेज़ छोड़ते हैं, तो हम इसे अगले दिन दाखिल करेंगे। हम इसे अगले कार्य दिवस में दाखिल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस में जारी कर सकते हैं, यानी 1 दिन या फिर 2 कार्य दिवसों में। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को उठाकर आपको वापस भेज सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे वह दोपहर से पहले मिले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं तो ये गुरुवार को वापस मिल जाएगा और सबसे अच्छी स्थिति में ये सोमवार को ही आपको वापस भेजा जा सकता है। तो इसे एक बार फिर समझ लेते हैं और मैं इस बात पे जितना जोर दूँ उतना कम है। अगर आप हमारे ऑस्टिन कार्यालय में दस्तावेज खुद जमा करते हैं, तो मेल के बजाय ऐसा करने से प्रक्रिया तेज नहीं होती। चाहे दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिले या मेल से, समय उतना ही लगेगा। बहुत से लोग वेबसाइट पढ़े बिना हमसे संपर्क किए बिना आ जाते हैं और सोचते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा। मुमकिन नहीं, क्योंकि मामला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का है। उन्हीं पर निर्भर वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। कृपया जब तक आप ऑनेस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे काम जल्दी नहीं होगा। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा स्टेप 2 में बताया गया है। ठीक है? और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें 2026, 27 या जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। वीडियो की बातों पर न जाएँ, जो लिखा है उसी का पालन करें, यहाँ जो भी लिखा है।
यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वही वर्तमान कीमत है। और पहले दस्तावेज के लिए सेक्रेटरी ऑन ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाने के लिए कुल मिलाकर कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे अपने फॉर्म होते हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है। बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज एक से अधिक हैं तो उसमें छूट मिलती है। एक दस्तावेज के $95 का शुल्क है और 2 दस्तावेजों के लिए अपोस्टिल चाहिए, 2 के लिए 170, 3 के 242 इत्यादि। यही मौजूदा कीमतें हैं जो हमारे पास हैं और किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज के लिए $75 प्रति पेपर लगेगा। और फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है। ये ना तो फेडरल प्राइसिंग के लिए है और ना ही कॉर्पोरेट प्राइसिंग के लिए, ना ही टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या एम्बेसी फीस के लिए है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। अतः वे दस्तावेज जो टेक्सास के किसी नोटरी द्वारा प्रमाणित किए गए हों या वे दस्तावेज जो टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हों, जैसे कि टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रभावशाली वकीलों, इस तरह की चीजों के बारे में। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।